जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है आशीष भारतवंशी और आपके अपने शो जिसका नाम है द भारतवंशी शो में मैं आपका स्वागत करता हूं, जो आता है आपके अपने चैनल आशीष भारतवंशी चैनल पे रोज रात को 9 बजे। कल 9:20 को आया था, आज 9 बजे बरोबर टाइम पे। अभी तक हमने क्या देखा कि बालाजी विश्वनाथ ये दिल्ली गए और दिल्ली से महारानी यसुबाई को वो लेके आए। महारानी यसुबाई का वापस आना ये स्वराज्य के लिए बहुत खूबसूरत बात थी। महारानी यसुबाई का वापस आना, क्योंकि आखिरी दिन वो 5-6 साल अपने बेटे के साथ में रही। सुखी जिंदगी, सुखी जिंदगी तो नहीं जी पाई, लेकिन सुखी मौत उनकी आई। ये दिल को सुकून देने वाली बात है। महारानी है वो स्वराज्य की, उनके साथ में जितने लोग थे उनको छोड़ा गया। अब यहां पे एक और बात प्रूफ होती है। शाहू महाराज को बहुत लोगों ने नकली है ऐसा डिक्लेयर किया था और ये थ्योरी आज भी चलती है हिस्ट्री में। एक बात समझो, कई लोग ऐसे हैं जो ये मानते ही नहीं कि ओरिजिनल है। अरे एक जन ने तो कमेंट कर दी थी शाहू तोतिया ही था ना, ऐसा था ना वैसा, नकली ही था करके, नकली थे करके। वो यसुबाई जब वहां से वापस आई, यसुबाई को तो सबने देखा था, सब पहचानते भी थे, बहुत बड़े बड़े लोग। और यसुबाई जब वापस आई तो क्या यसुबाई ने अपने बेटे को पहचाना नहीं होगा? छोटे से बड़े उन्हीं के साथ में हुए हैं ना, तो उन्होंने उनको पहचाना। यसुबाई वापस आई और ये आपको पत्रों में भी दिखता है कि कोल्हापुर के गद्दी से पत्र आते हैं कि आओ साहब लौट के आए हैं। ये बात हमारे लिए बेहद खुशी की है। संभाजी महाराज सेकंड जो कोल्हापुर की गद्दी पे है, राजेश भाई के बेटे, उन्होंने पत्र लिखा है शाहू महाराज को, लौट के आए, हमारे लिए आनंद की बात है। हमारे झगड़े वो सब ठीक है, लेकिन लौट के आए खुशी की बात है। इसके बीच में आपको उस समय पे राजपूतों की क्या कंडीशन थी ये भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद में जब हम बाजीराव को पढ़ेंगे जो आएगा कल से, इसके बाद में हम जो बाजीराव को पढ़ेंगे तो बाजीराव को पढ़ते हुए में यह भी समझना होगा। आज के एपिसोड का नाम राइज ऑफ बाजीराव क्यों है, द राइज ऑफ बाजीराव क्यों है? क्योंकि आज वो गद्दी पे आने वाले हैं। कल वो गद्दी पे कैसे आए, क्या हुआ, कैसा हुआ, इस्टेब्लिशमेंट, द एरा ऑफ बाजीराव विल बिगिन फ्रॉम टुमारो। आज है राइज ऑफ बाजीराव। 20 साल की उम्र में बने, वो कैसे बने, क्यों बने, इसकी एक टाइमलाइन में तुमको दूंगा। अगले इसमें आएगा एरा ऑफ बाजीराव। राजपूतों की उस समय क्या कंडीशन थी यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि राजपूतों के साथ में बाजीराव का बहुत ज्यादा संधान होने वाला है, बहुत ज्यादा उनके साथ में संबंध आने वाला है। इतना संबंध आने वाला है कि मस्तानी आने वाली है बुंदेलखंड से, बुंदेलाव के साथ संबंध आएगा। सवाई जयसिंह को मिलने गए बाजीराव, मारवाड़ गए, जयपुर गए, जोधपुर गए, उदयपुर गए, उदयपुर के राणा से मिलके आएंगे। ये इस समय पे उनकी कंडीशन क्या थी ये समझना जरूरी है। अब कल की इसमें तो हमने ये देख लिया कि बाबा अजीत सिंह जी ने मदद करी थी शहीद ब्रदर्स को, बादशाह को खचकनम खत्म करने में। प्रेजेंट ही लगाओ, खचकनम प्रेजेंट सर, जो जो आ गए हैं प्रेजेंट ही लगाओ, खचकनम प्रेजेंट ही रोज लगाया करो भाई। आते बराबर सबसे पहले प्रेजेंट ही लगाओ, खचकनम प्रेजेंट सर, खचकनम प्रेजेंट सर। और वो खच खत्म नहीं है, खच क नम। कोई खचक का राम बोलता, कोई खचक खत्म, खच खत्म नहीं है, खचकनम है वो। ठीक है, मेरे को रास्ते भी मिले तो बोलना खचकनम प्रणाम सर, मेरे को बड़ी खुशी होगी, क्योंकि मेरे को लगेगा भाई ये बड़े वीडियो देखता है मेरे, छोटे वीडियो में कहाँ खचकनम बोलता हूं मैं, बड़े वीडियो में। सो द पॉइंट हियर इज, तुम्हें एक रियलाइज करना होगा यहां पे कि इस समय पे राजपूतों की क्या कंडीशन है ये भी हमें समझना होगा। उस समय पे
नक्शे पलट रहे थे, राजपूताना किस और झुक रहा था यह देखना जरूर है। तो अभी हम पहले यह समझते हैं। अब यहां पे जब हम राजपूतों की कंडीशन समझ रहे हैं तो हमें यह समझना होगा कि राजपूतों में उस समय पे 3 सबसे प्रमुख घराने थे, या राजपूतों के 3 सबसे प्रमुख अलग अलग राज्य थे। एक पड़ता था आपका उदयपुर का राज्य। भाई अपने को बहुत रिस्पेक्ट है उदयपुर के राज्य के लिए, दिल से। मतलब मैं उदयपुर तो पूरा पढ़ाने वाला हूं, A to Z उदयपुर पढ़ाऊंगा। जिस तरह से मराठास का इतिहास मैं 1630 से लेके जा रहा हूं, खींच रहा हूं, वैसे ही मैं पूरे उदयपुर का इतिहास पढ़ाऊंगा। अपना बहुत फेवरेट, उदयपुर फेवरेट। सो उदयपुर का ऐसा हुआ था कि जिस समय पे महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप के बाद आए थे गद्दी पे अमर सिंह जी। अमर सिंह जी के समय पे उनको मुगलों के साथ में बहुत बाद में जाके अर्ली 17th सेंचुरी के समय पे 1610 के बाद में उनको एक संधि करनी पड़ी। ये संधि नाम की थी। संधियां बहुत शिवाजी महाराज ने भी करी, सबने संधियां करी। अभी शाहू महाराज ने संधि करी, मान कौन सा रहे थे। संधि हुई कि मुगलों के साथ में युद्ध नहीं होगा, लेकिन संधि टूटी, फिर युद्ध चालू हुए। सो इस समय उदयपुर के गद्दी पे तकरीबन 1710 तक अमर सिंह सेकंड थे, जो जय सिंह जी के बेटे थे। और 1710 के बाद गद्दी पे आए संग्राम सिंह जी, वो 1734 तक थे। दोनों बहुत होशियार, जबरदस्त। जोधपुर पे जसवंत सिंह जी जो थे, उनके बेटे थे अजीत सिंह, और अजीत सिंह जी के बेटे थे अभय सिंह। अजीत सिंह जी उस समय गद्दी पे थे। जयपुर के राज्य पे सवाई जय सिंह गद्दी पे थे। अब तीनों के आप अगर नेचर के बारे में पढ़ोगे, नेचर के बारे में समझोगे, तो आप समझो अमर सिंह या उदयपुर के घराने का नेचर कैसा है। उदयपुर के घराने का नेचर कुछ इस तरह से है कि वो राज्य विस्तार में नहीं पड़ रहे। उन्होंने राज्य विस्तार के बारे में नहीं सोचा है। उनका ऐसा है, हमको इनका विरोध करना है, खड्डे में गए मुगल, हमको नहीं चाहिए, हम मारेंगे इनको। जिस समय पे बहादुर शाह जफर गद्दी पे आने वाला था, या कामबख्श और बहादुर शाह में जब झगड़ा हुआ, उस समय पे अमर सिंह जी ने बहादुर शाह की मदद करी है कि तू गद्दी पे बैठ, क्योंकि बहादुर शाह ने जजिया कैंसिल करने की बात करी थी। बोले तू बैठ, मदद करेंगे तेरे को साइड से हम लोग। सवाई जय सिंह या बूंदी के बुधा सिंह जो मैंने कल बताए थे, वो लड़े थे बहादुर शाह की तरफ से। कुछ बुंदेला और कुछ अलग राजपूत वो कामबख्श की तरफ से लड़े, दक्षिण में जो युद्ध हुआ था। इसमें बहादुर शाह विजयी हुआ, तो बुधा सिंह जी को अगर उन्हें पदवी वदवी दे दी थी। अब ये जो बुधा सिंह थे, बुधा सिंह को जय सिंह जी ने अपनी बहन दी थी, बहन की शादी हुई थी। इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, वो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में अभी थोड़ी देर बाद हम विस्तार में पढ़ेंगे जय सिंह जी के बारे में। अभी हम राजपूताना को पढ़ रहे हैं ना, समझो ध्यान से। इसमें क्या है कि हम जैसे उदयपुर के घराने का हमने ये समझा, उसी तरह से जिस समय हम लोग जयपुर घराने की बात कर रहे हैं, जिसमें सवाई जय सिंह जी गद्दी पे बैठे हैं, तो जयपुर घराने में सबसे बेहतरीन राजा अगर कोई हुआ है तो सवाई जय सिंह है। साइंटिस्ट है वो व्यक्ति, साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, भूगोल, जबरदस्त जबरदस्त। बहुत प्यारी मूर्ति है उनकी, वो किताब लेके बैठे, घोड़े पे नहीं, वो किताब ऐसे लिखते हुए मूर्ति उनकी। और सवाई जय सिंह जी का स्वभाव ऐसा था कि ही वॉज इनटू स्टडीज मोर ऑन मोर, तो ज्यादा लड़ाई नहीं करना है, हमको शांति से काम लेना है। तीसरे आते हैं जोधपुर के अजीत सिंह जी। अजीत सिंह जी का ऐसा हो चुका था उस समय तक कि जिस तरह जब जसवंत जी की मृत्यु हुई, तो जसवंत जी की मृत्यु के बाद जोधपुर घराने ने बगावत करी थी। और उसका एक कारण यह भी था कि औरंगजेब ने जो जजिया लगाया था, इसका परिणाम यह हुआ, इसका परिणाम पूरा राजपूताना पे हुआ था। तो जो राजपूताना काम करता था उनके साथ में बोले खड्डे में गए, बोले बादशाह मेरे को काम नहीं करना है। आगे जाके बहादुर शाह ने जजिया हटाया, लेकिन इतना कोई कैपेबल लीडर नहीं है, यह बात इनको पता थी। तो ये लोग अपना राज्य विस्तार करने पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे। जैसे अजीत सिंह जी राज्य विस्तार पे ध्यान दे रहे, बताऊंगा मैं कब। अब क्या हुआ कि 1708 में जब बहादुर शाह दक्षिण में जा रहा था,
जीतने के लिए उस समय पे उसने जब नर्मदा क्रॉस करी तो जयसिंह जी और अजीत सिंह जी उसके साथ में थे, अमर सिंह जी नहीं गए थे। अमर सिंह जी ने मदद करी थी नॉर्थ में, नॉर्थ में जो युद्ध हुआ था बहादुर शाह का जो पहला था, दक्षिण में नहीं गए थे वो। तीसरा भाई था दक्षिण में, इसका बेटा है ना। अब यहां पे क्या है, जैसे ही नर्मदा क्रॉस हुई, जयसिंह जी अजीत सिंह पलट गए, वो सीधा गए उदयपुर में। 1709 1710 के वक्त इन तीनों राजपूताना घरानाओं में संधि हुई, ट्रीटी हुई कि हम में से कोई भी अब मुगलों के लिए काम नहीं करेगा, मुगलों के लिए आज के बाद कोई भी काम नहीं करेगा। डन, रेक्टिफाइड। अब यह होने के बाद जब सईद ब्रदर्स गद्दी पे आए, मतलब सईद ब्रदर जब कारकिर्दी में आए, तो यह बात सईद ब्रदर्स को पसंद नहीं आई। सईद ब्रदर बोले ऐसे कैसे। 1713 1714 के दरमियान सईद ब्रदर ने राजपूताना पे आक्रमण किया और ये तीनों ने मिलकर सांभार सरोवर जो है, सांभार सरोवर पड़ता है गुजरात और राजस्थान के साइड में जहां पे नमक निकलता है, उस सांभार सरोवर के पास में इनका युद्ध हुआ। युद्ध में सईद ब्रदर मारे गए ने हारे वो मारे नहीं, बाद में भी है वो, तो वो हारने की वजह से यहां पे इन्होंने फिर से ट्रीटी रिन्यू की कि ये जो सांभार सरोवर है ये हमारे राजपूताना की अब से बॉर्डर रहेगी, और बॉर्डर रहते हुए हम लोग एक जो है नमक जो है इक्वली इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब इसके बाद सईद ब्रदर ने क्या किया, जब तीनों राजपूत सेपरेट हो चुके, तीनों घराने जब अलग अलग जगह पे जा रहे थे, सईद ब्रदर ने अजीत सिंह जी को अकेले में पकड़ा, जोधपुर घराने को, और अकेले में आक्रमण किया। पीछे से वार हुआ, अजीत सिंह जी वहां पे डिफीट हुए। इसका फायदा उसने फिर से उठाया, उसने ट्रीटी साइन करवाई। देखो, एक तो सईद ब्रदर को यह बात पसंद नहीं आई थी कि इतने सालों से जोधपुर अगर हमारे पास में काम कर रहा है तो तुम कैसे बोल रहे हो तुम काम नहीं करोगे। उनको ट्रीटी साइन करनी पड़ी, वापस काम में जाना पड़ा। अजीत सिंह अपने बेटे अभय सिंह के साथ में वापस गए, लेकिन तुम सीख गए ना, तुमको गेम करना है। अभी जब वो वापस गए, इनको गुजरात के सूबे में वापस भेजा गया। गुजरात के सूबे में जाते वक्त इन्होंने सिर्फ अपना एक्सपेंशन किया है, वहां पे स्पेसिफिकली कोई बड़ा राजा है ही नहीं गद्दी पे, ये अपना मस्त एक्सपेंशन कर रहे हैं। हाँ, बैठने दे, तू बैठ। मराठी क्या बोल रहे हैं, हाँ हम ट्रीटी करेंगे, साइन करेंगे, हम अपना एक्सपेंशन करेंगे। तो इसका फायदा ये हो रहा था कि गद्दी पे कोई स्पेशल राजा नहीं होने की वजह से हर कोई अपने अपनी जम के अपने अपने हिसाब से काम कर रहा था। सवाई जयसिंह जी और बालाजी विश्वनाथ इनकी बहुत अच्छी जमती थी, आगे जाके बाजीराव के साथ में भी इनकी अच्छी खासी बॉन्डिंग है। और सवाई जयसिंह जी इस समय क्या कर रहे थे, यह हमें थोड़ा विस्तार में पढ़ना पड़ेगा सवाई जयसिंह जी के बारे में। तो अब यह सुनो, अब ये जो जयसिंह जी का घराना आता है वो आता है मिर्जा राजा जयसिंह वाला घराना। अब मिर्जा राजा जयसिंह जी के बेटे का नाम था राम सिंह, राम सिंह जी के बेटे का नाम था किशन सिंह, और किशन सिंह जी के बेटे का नाम था बिशन सिंह। समझे। इस समय पे क्या हुआ, बिशन सिंह जी के बेटे का नाम था सवाई जय सिंह। अब ध्यान से समझो, जयपुर के घराने पे गद्दी पे कौन बैठेगा इसका डिसीजन औरंगजेब लेता था उस समय पे। उनको पूछे बगैर कोई गद्दी पे बैठ नहीं सकता था, क्योंकि ये मिर्जा की जो पदवी है वो औरंगजेब ने दी थी मिर्जा राजे को। वो वन ऑफ द हाईएस्ट पदवी थी, किसी सरदार को मिलती थी। तो अब इस समय पे क्या हुआ, जिस समय पे सवाई जय सिंह जी गद्दी पे आए, इनमें एक नियम था कि आप दक्षिण में जो औरंगजेब जाता था तो ये उन्हीं के साथ में यूजुअली रहते थे। सवाई जय सिंह जी, मिर्जा राजा जय सिंह जी, ये सब उधर रहते थे। तो जिस समय 1702 में 1699 के समय पे सवाई जय सिंह जब गद्दी पे आए, तो 1702 में जब वो दक्षिण में आए तो उनके साथ में सवाई जय सिंह आए, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसको लगा खड्डे में जाए, वापस चले गए नॉर्थ में। शाहू महाराज के साथ में सवाई जय सिंह जी के बहुत अच्छे संबंध है और आखिरी तक वो रहे। सत्रह सौ 15 के दरमियान सैयद ब्रदर्स ने क्या किया, सैयद ब्रदर्स ने जयसिंह जी को मालवा का सूबेदार बनाया। बोले तुम मालवा जाओ, गवर्नर बनाया, तुम जाओ। वो गए।
अब मैंने जैसे बहुत पहले भी एक बात बताई है कि मालवा ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था, क्योंकि मालवा सेंटर में आता था। तो अगर आपको नॉर्थ जाना है, नॉर्थ से नीचे आना है, ईस्ट टू वेस्ट जाना है, तो आपको मालवा में से गुजर के जाना पड़ेगा, मालवा के सेक्शन में से गुजर के जाना पड़ेगा। अब इधर मराठे घुसते थे, घुस घुस के लूटते भी थे। तो 1716-1715 के दरमियान क्या हुआ, मराठे वहां घुसे 3000 की टोली लेके। अब जय सिंह जी ने बहुत तगड़ा बंदोबस्त वहां पे करके रखा था। इनको पता चला एक गांव इन्होंने लूटा, जय सिंह जी ने रिटेलिएट किया बहुत जम के, तड़ धड़ा के। मराठों को वहां से वापस आना पड़ा, रिटेलिएट करना पड़ा, वहां पे मराठे हारे। तो ऐसी खतरनाक हार मराठों ने देखी नहीं थी। तो यहां पे जय सिंह जी का मुगलों के साथ में बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन सईद ब्रदर्स आने के बाद में उनके साथ में झगड़े हुए, उनको वापस बुलाया। इनका एक रूपराम करके एक दूध भाई भी था जय सिंह जी का, इन्होंने मालवा इसके अंडर में दे दिया। बोले तुम रखो, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, बोले दिल्ली के राजकारण में हाथ डालने को। ये फारूक शेर और इनका जो कुछ भी हो रहा है, इनके झगड़े आपस में लड़के मर जाए, बोले मेरे को लेना देना नहीं है। वो खुशहाल जयपुर वापस चले गए। और जो मुगलों की हरकतें वहां चल रही थी, उसके बाद इनको यह पता था कि अभी हमें मराठों के साथ में ही संधान बांध के चलना पड़ेगा, जो भी चलना पड़ेगा। तो इन्होंने वहां से हटा दिया और अब इनका संधान बना, वो बना मराठों के साथ। अब यहां पे तुम ध्यान से समझो, सवाई जय सिंह जी की सईद ब्रदर के साथ में बिल्कुल नहीं जमती है, वो नहीं जम रही उनके साथ। तीनों राजपूतानाओं की मुगल बादशाह के साथ भी नहीं जम रही है। लेकिन इस समय पर फारूक शेर से ज्यादा ताकतवर सईद ब्रदर्स है, ये बात सवाई जय सिंह जी को पता थी। तो हुआ यूं कि जिस समय पे ये मर्डर हुआ सारा का सारा, ये टॉड ने जो पूरा इतिहास लिखा है राजपूताना का, किसी को पता होगा तो पता होगा, उसमें ये उल्लेखित है कि जिस समय पे सईद ब्रदर्स फारूक शेर को मार रहे थे, अजीत सिंह को गुजरात से तुरंत बुलाया था बादशाह ने। बोले तू आ जा, वो गुजरात के सूबे पे थे, जैसा मैंने अभी बताया। अजीत सिंह आए, बोले मार रहा क्या, मरने दे इसको। अजीत सिंह ने सईद ब्रदर्स के साथ में हाथ मिलाया, वो बाहर खड़े थे, पूरा मुगल लूट लिया, पूरा लूटपाट कर लिया उन लोगों को। उनको लूटने के बाद में जिस समय में फारूक शेर का मर्डर हुआ, जय सिंह जी फारूक शेर के साथ में थे, क्योंकि सईद ब्रदर के साथ में पट्टी नहीं थी। तो सईद ब्रदर ने यह डिसाइड किया कि जय सिंह जी के साथ में भी हम इनका गेम करेंगे। लेकिन उनको बचाया था अजीत सिंह जी ने, बचाना पड़ेगा ना भाई, अपने भाई ये सब। तो अजीत सिंह ने उस समय पे जय सिंह जी को बचाया, बोले फालतू शस्त्र नहीं। इसी वजह से अजीत सिंह जी को गुजरात पे भेज दिया, और तुमने जय सिंह जी को बचाया, इसीलिए गुजरात पे इनके खिलाफ भी सईद ब्रदर्स ने कोशिश करी। इसीलिए अजीत सिंह ने क्या किया, वहां पे पूरा एक्सपेंशन, बोले गुजरात तो लेकर रहेंगे, अब हम खड्डे में जाओ। तो जय सिंह जी अपनी टेरिटरी बढ़ा रहे थे, अजीत सिंह जी अपनी टेरिटरी बढ़ा रहे थे। ये उस समय के राजपूताना की कंडीशन थी। इसी कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए अब हम जब बाजीराव पढ़ेंगे, आज का मैंने टॉपिक पहले क्या बोला था, मैंने सोचा था कि आज की इसको मैं नाम दूंगा राइज ऑफ बाजीराव, वो नहीं दूंगा यार, एक और एपिसोड एक्सटेंड हो रहा है अभी। बाजीराव परसों शुरू होने का, क्योंकि तुमको डिटेल में पढ़ना है ना सब चीज़ें, तो तुमको डिटेल में समझनी होगी। बाजीराव कल से नहीं, बाजीराव परसों शुरू करना पड़ेगा। आज हमें ये समझा मराठास एंड राजपूतों की क्या उस समय पे कंडीशन थी, बालाजी विश्वनाथ, राजपूत एंड ऑल, इनकी कंडीशन क्या थी इन द टाइम ऑफ 1710 1720s, अर्ली 18th सेंचुरी। ठीक है, कल हम ये पढ़ेंगे बालाजी विश्वनाथ की डेथ और राइज ऑफ बाजीराव। परसों हम लोग ये पढ़ेंगे एरा ऑफ बाजीराव, ये शुरू होगा परसों से। तो आज का एपिसोड कैसे लगा सब लोग कमेंट करके बताना, बहुत लिखने का सर खचकाना में जबरदस्त मजा आ गई। मिलते हैं कल। देखो ऐसा मत करो कि सर जल्दी लाओ, देखो समझो, एक एक चीज बहुत ध्यान से समझो, तभी तुमको मजा आएंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ठीक रात 9 बजे मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।